हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? ठीक, स्टार्ट करते हैं। बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स। साफ दिख रहा है क्या? जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपके 3 पेपर चलते थे और बीएससी थर्ड ईयर में भी मैथ के आपके 3 पेपर चलते हैं। तीनों पेपर के बारे में वैसे तो आपको पता ही होगा, काफ़ी दिनों से आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी जो बच्चा नहीं जानता उसके लिए एक बार और बता देता हूँ। आपका जो पेपर फर्स्ट है, ये है रियल एनालिसिस एंड मेट्रिक स्पेस। पेपर सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो पेपर थर्ड है आपका, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट क्या है? रियल एनालिसिस एंड मेट्रिक स्पेस, वास्तविक विश्लेषण तथा दूरिक समष्टियां। पेपर जो सेकंड है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। और जो पेपर थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। और आप लोगों को ये भी पता है कि कौन सा पेपर कितने कितने नंबर का आता है। तो पेपर फर्स्ट है वो आता है 40 नंबर का, सेकंड भी 40 का और थर्ड भी 40 नंबर का। एक प्रैक्टिकल होता है, वो होता है आपका 30 नंबर का। ऐसे करके आपके टोटल हो जाते हैं 150 नंबर। ठीक है ना? अच्छा, तो अपन कौन सा पेपर पढ़ाएंगे आप लोगों को? मैं कौन सा पेपर पढ़ाऊंगा? रियल एनालिसिस एंड मेट्रिक स्पेस। तो अपन बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। फिलहाल तो अपन पेपर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी दो पेपरों को भी। अच्छा, तो ये पेपर है फर्स्ट, रियल एनालिसिस एंड मेट्रिक स्पेस। पूरा का पूरा पेपर आपका थ्योरम्स बेस है। ठीक है ना? इसके अंदर थ्योरम्स है, डेफिनेशंस है, और डेफिनेशंस की मदद से आपको थ्योरम्स को प्रूव करना है। हाँ, कुछ पार्ट्स में आपको इसके अंदर कैलकुलेशन दिखाई दे जाएगी, थोड़ा सा पार्ट है उसका। मेट्रिक स्पेस ये पूरा पूरा थ्योरम्स बेस है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी इस पेपर के अंदर कम से कम। ठीक है ना? और ये जो अपना है वीडियो, ये है आपका बीएससी के लिए और बीएससी बीएड के लिए। दोनों का सिलेबस सेम है, सेकंड ईयर। दोनों का आपका सिलेबस सेम है,
दोनों ही पढ़ सकते हो, कंप्लीट पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये और बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि 1 से 4 तक फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट यहाँ इस बुक से आती थी, ठीक है ना। अब और 5th यूनिट यहाँ से आती थी, लेकिन लास्ट ईयर से क्या कर दिया है कि जो सेकंड यूनिट से लेकर के सेकंड यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th ये यूनिट्स आती है रियल एनालिसिस से, और फर्स्ट यूनिट आती है आपकी मीट्रिक स्पेस से, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस, इसकी सेकंड यूनिट। ये क्लियर है? अच्छा, तो रियल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक तो जानना चाहिए। इसका बेसिक देखते हैं। आज अपन बेसिक ही पढ़ेंगे सिर्फ, शायद आप जानते भी हो। बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स में सबसे पहले तो संख्या पद्धति, संख्याओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। कौन सी संख्या है, उसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी ये बोर्ड की व्यवस्था और करनी है कल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ तो आप लोग जानते हो गए किससे डिनोट करते हैं इसको। सबसे पहले तो सेट, सेट तो आप जानते हो ना क्या होता है, लास्ट ईयर काफी पढ़ा है आप लोगों ने। अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। और ये प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं, ये होती हैं 1 2 3 4 5 और ये चलते चले जाओ, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है पूर्ण संख्याएं। सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इसके अंदर
एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है 0। मान लो एक एलिमेंट है, एलिमेंट का सेट है, उसके अंदर क्या है 0। किस में ऐड कर दिया? नेचुरल नंबर्स में। ये नेचुरल नंबर आप कैसे ऐड करते हो सेट्स को? यूनियन की मदद से। तो ये क्या बन गया? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यदि नेचुरल नंबर्स के सेट में यदि मैं 0 को ऐड करता हूँ तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जो कि नेचुरल नंबर्स में अपन ने 0 ऐड किया है, तब ये बन गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद आता है थर्ड। देखो आप लोगों को ये नोटेशंस भी याद रखने हैं। अपन काफी जगह x बिलोंग्स टू n कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? x है वो बिलोंग करता है n के अंदर। x है जो बिलोंग करता है n के अंदर, मतलब x है वो नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मतलब अपन ये नहीं लिख सकते कि x 1.3, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। 1.3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आपको ये नोटेशंस भी याद रखने हैं, पूरी बुक में यही काम आएगा आपको, ठीक है ना। ये नोटेशंस हैं। इसके बाद ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसके बाद है आपका पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, यूनियन, इंटरसेक्शन और सबसेट वगैरह के बारे में आप जानते हो, लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। पूर्णांक संख्या को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल I से या फिर कैपिटल Z से। अच्छा, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इसके अंदर अपन नेगेटिव टर्म्स और ऐड कर दें, जैसे 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। अच्छा, तो ये 0 है, इसके आगे क्या लगाएं, प्लस या माइनस? बताइए। देखिए 0 जो नंबर है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 क्या कहती है कि हम अपना वर्चस्व खुद रखते हैं। वो ना तो 0 लगाती है, वो नेगेटिव लगाती है, ना ही पॉजिटिव लगाती है। ये आपको पता चल गया। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? I, और इसको ही डिनोट करते हैं Z से भी और I से भी। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये राइटिंग तो समझ में आ रही है ना सभी को? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको अपन डिनोट करते हैं Q से। और इसके अंदर कैसे नंबर आते हैं? सेट Q के अंदर वे सभी एलिमेंट आते हैं, नंबर्स आते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो। वे सभी नंबर आते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो, सच दैट जहाँ P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। रेशनल नंबर के लिए कोई नंबर रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, यदि वो P/Q की फॉर्म में हो तथा
P और Q दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर हो। अच्छा, P और Q को आप इंटीजर कैसे डिनोट करोगे? यदि आप ये लिख सको P एंड Q आर कमिंग फ्रॉम Z, वैसे ही तो डिनोट करते हो कि P और Q कहाँ से आना चाहिए, Z से, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से। मतलब ये नंबर होंगे P और Q में, तो आप कहोगे कि वो परिमेय संख्या है। और एक कंडीशन और है यहाँ पर, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो 2/7, 2/7, 2/7। यहाँ पर आप देखते हो कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन अपन मैक्सिमम पढ़ेंगे, वो मैथमेटिकली ऐसे ही पढ़ेंगे लास्ट तक, ठीक है ना। तो अभी से आप समझते हुए चलो कि P अपॉन, और ये डेफिनेशन क्या होगा इसकी, कि वे नंबर परिमेय संख्याएं कहलाएंगी तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, तथा P और Q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। और एक कंडीशन और है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 हो गया तो वो अपरिभाषित संख्या होगी। यदि डिनोमिनेटर में, हर में 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, अपरिभाषित नंबर, ठीक है ना। अब देखो 2/7, अब आप कैसे कहोगे कि ये परिमेय संख्या है? आप कह सकते हो कि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, संतुष्ट कर रही है। कैसे? कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है, अंश बटा हर, ठीक है। और दोनों के दोनों अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर है। अंश और हर दोनों वो क्या है, इंटीजर है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, मतलब हर 0 नहीं है। तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। अच्छा, तो बताइए, कोई संख्या ले लेते हैं अपन 4, क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपन इसको इस फॉर्म में ला करके इसको संतुष्ट करा सकते हैं, इस डेफिनेशन को। कैसे? P/Q की फॉर्म में ये बना दिया। अब तक कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। अब ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अंश भी इंटीजर है और हर भी इंटीजर है। हर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। एक डेफिनेशन और होती है रेशनल नंबर्स की, कि कोई भी नंबर यदि टर्मिनेट करता है या फिर रिपीट करता है तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। टर्मिनेट मतलब समाप्त होना। यदि कोई संख्या दशमलव के बाद में संख्या चलती चली जा रही है और वो आगे जा करके रुक गई, ठीक है, तो वो आपकी परिमेय संख्या हो गई। दूसरा कि दशमलव के बाद में जो संख्या है वो रिपीट होने लग जाए, या फिर आपको ये पता चल जाए कि आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, तो आप ये कह सकते हो कि वो एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहो 2.570025, ठीक है। अब ये कोई एक संख्या है, अब ये संख्या क्या परिमेय है? हाँ, डेफिनेशन क्या कह रही है कि दशमलव के बाद में यदि संख्या टर्मिनेट हो जाए या फिर अपन कहें समाप्त हो जाए, रुक गई, दशमलव के बाद में यदि संख्या रुक जाती है आगे चल करके, तो आप कह दोगे कि वो संख्या परिमेय संख्या है। दूसरी डेफिनेशन है कि यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक नहीं रही है, दशमलव के बाद में चलती जा रही है, 14141414 ये चलती जा रही है, ठीक है।
अब ये संख्या क्या परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक नहीं रही है, लेकिन ये रिपीट हो रही है। कैसे कि 14 14 14 14, अपन को पता है इसका एक सीक्वेंस बन गया। आगे आने वाला अंक यदि आपको पता है कि कौन सा होगा, तो आप कह दोगे कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि मैं आपसे बोलूं कि आगे नंबर लिखिए इसके, तो आप लिख दोगे 141414, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। तो ये दो नई चीज़ें हैं आपके लिए सीखने के लिए, कि यदि दशमलव के बाद में कोई भी संख्या आगे जा करके रुक जाती है या फिर पुनरावृत्ति होती है, तो आप कह दोगे कि वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक उतार लीजिए, उतार लो 1 मिनट के लिए शायद। चलो नेक्स्ट करते हैं, उतार लेना पॉज करके। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिफ्थ, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स of set of irrational numbers। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? इसको अपन डिनोट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट से या फिर क्यू डैश से। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्यू का पूरक, जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो देखो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याओं के अंदर वे सभी नंबर्स आते हैं जो x डज नॉट बिलोंग्स टू q। वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं है, परिमेय संख्याओं के अंदर नहीं आ रही, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती चली जाएंगी। जितनी भी अभाज्य संख्या उनका स्क्वायर रूट ले लो, वो सभी की सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। और नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आप देखो तो पाई एक्सपोनेंशियल ई, ये भी क्या है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, पाई का मान आप 22/7 लिखते थे, पाई बराबर क्या लिखते थे आप लोग, 22/7। अच्छा, तो 22/7 है, ये तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि
ये जो इसका अंश है वो क्या है, एक इंटीजर है, हर भी एक इंटीजर है, तो ये तो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों? देखिए आप लोग जब इसका पाई का मान 22/7 लेते थे तो ये आप कैलकुलेशन के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते थे, उसके लगभग, ठीक है ना, इसलिए आप इसको लिखते थे 22/7, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जैसे कि अपन ने ये एग्जांपल्स देखे थे कि इसकी भी एक और डेफिनेशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं हो रहा हो, दशमलव के बाद में किसी भी संख्या का मान लो अंत नहीं हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है ना यहाँ पर। देखिए कोई एक एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन 2.578000725 डॉट 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 डॉट, ये चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब जिसका कोई दशमलव के बाद में कोई अंत ही नहीं हो रहा, और यहाँ पर नॉन रिपीटिंग, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, या फिर आप ये कह दो कि दशमलव के बाद में आप देखोगे तो ये जो नंबर है, आगे आने वाला नंबर हमको पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर है, तो आप इसको बोलोगे इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये बात हो गई। इसके बाद जो सिक्स्थ है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपकी बुक का नाम है वास्तविक विश्लेषण, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं होती क्या है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। वास्तविक संख्या वे होती है, या फिर आप वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ से वास्तविक संख्याओं को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आर से, ठीक है। ये आर आपको बहुत काम में आने वाला है आगे चल करके, ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ोगे रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर्स तो आएंगे, नेचुरल सी बातें हैं ये तो। अच्छा, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, दोनों का संघ क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। एक डेफिनेशन और है इसकी, वे सभी संख्याएं जिनको वास्तविक रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वे सभी संख्याएं जिनको वास्तविक अक्ष पर या फिर वास्तविक रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो आप वास्तविक रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये हो गई आपकी वास्तविक रेखा। फिर आप तो पढ़े हुए हैं आपने एक्स एंड एक्स डैश, ये हो गया आपका 0, और इधर की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखिए इस लाइन के अंदर जो भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सके तो वो नंबर क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर। कोई भी सभी नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो।
1.3। इसके बाद भी आप कर सकते हो, सारे सारे नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आर है, आर को आप रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो कि ओ, चलो ये चीज़ तो अभी पढ़ाएंगे, इंटरवल के बारे में तो अभी पढ़ाएंगे। ये हो गया। तो इस लाइन पर जो भी नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सको वो नंबर कहलाता है रियल नंबर। इसके बाद एक और है लास्ट, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 7, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। और आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा हुआ है सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? वे सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं जो, या फिर वे सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो। इसके लिए भी एक कंडीशन है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, तथा या फिर जहां a और b क्या हो, रियल नंबर। ये इसकी कंडीशन है कि a और b दोनों के दोनों रियल नंबर होने चाहिए और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा। अब बताइए क्या ये एक सम्मिश्र संख्या है? बताओ। हाँ बिल्कुल, ये एक सम्मिश्र संख्या है। क्यों? क्योंकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। इस आयोटा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप इधर लिख दो या फिर इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, जहां पर a और b क्या होने चाहिए, रियल नंबर। 2 एक रियल नंबर है, इसको अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 भी एक रियल नंबर है। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तो मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने 4। क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी अपन लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस आयोटा 0 बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 एक रियल नंबर नहीं है? हाँ बिल्कुल 0 रियल नंबर है। तो ये हो गया, ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। और आप लिख सकते हो आयोटा 5, ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप बना सकते हो ये करके, ये 0 ऐड करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बन गया। ठीक है ना? चलो, आपका ये नंबर सिस्टम तो हो गया खत्म। लेकिन आप लोगों ने एक बात ये नोटिस की होगी कि सेट्स के अंदर ये चीज़ें आप उतार लो एक बार, सारी की सारी जो भी लिखाया है अब तक। उतारने के बाद आप देखिए अपनी नोटबुक के अंदर, देखिए आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि
जो अपना नेचुरल नंबर्स का सेट है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, वो कहाँ विद्यमान है? वो विद्यमान है अपने होल नंबर्स के अंदर, है या नहीं? नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या है? 1 2 3 4 अप टू 100। एक नंबर और ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया? होल नंबर। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर विद्यमान हैं होल नंबर्स के अंदर, और सारे के सारे होल नंबर्स ये विद्यमान कहाँ पर है? इंटीजर्स के अंदर। होल नंबर्स में नेगेटिव टर्म ऐड कर दिया अपन ने तो वो क्या बन गया? इंटीजर। तो सारे के सारे होल नंबर कहाँ पर है? इंटीजर में। और सारे के सारे इंटीजर अब बताइए कहाँ पर है? रेशनल नंबर्स के अंदर। ये कहाँ पर विद्यमान है? क्यू में। अब आप लोग ये बताइए मुझे कि ये जो रेशनल नंबर है, ये सारे के सारे जो नंबर है, क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट में विद्यमान है? बताइए। नहीं, क्योंकि अपने डेफिनेशन में ये पूरक का मतलब ही ये होता है कि जो क्यू के अंदर विद्यमान नहीं है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर विद्यमान होगा। ठीक है, तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी नंबर यदि क्यू में है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, यदि क्यू कॉम्प्लीमेंट में है तो वो क्यू में नहीं होगा। तो इस सेट को अपन लिख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट, क्यू कॉम्प्लीमेंट को। अच्छा, तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिलाकर के अपन को क्या मिला था? रियल नंबर। मतलब जो इरेशनल नंबर है और जो रेशनल नंबर है, ये आपको समझ में आ ही रहा है डायग्राम। ये सभी मिलकर के क्या बना रहे हैं? रियल नंबर। ये क्या बना रहे हैं? रियल नंबर। मतलब आपने जितने भी ये नंबर पढ़े हुए हैं, इन सभी नंबर को आप कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक रियल लाइन के अंदर। रियल लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना? और सारे के सारे रियल नंबर्स को आप दिखा सकते हो कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कोई भी एक रियल नंबर उठा लो, मान लो आपने √2 उठा लिया, ठीक है, तो इसको आप बता सकते हो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे बता सकते हो? आयोटा 0 लगा करके ये बना दिया भाई, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सारे के सारे रियल नंबर्स भी अपने क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के अंदर विद्यमान है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट सबसे बड़ा है। रियल नंबर्स के बाद आया था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अपन स्टडी करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है? तो आप लोग इसके बाद जो चीज़ पढ़ने वाले हो उसी की डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए। तो आप लोग लिख लीजिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बता दे, इसको उतारना है किसी को तो उतार लो। वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना और फिर इसको उतार लेना, जो भी इंटरेस्टेड है उतारने में। एक टॉपिक और देख लेते हैं इसके बाद। उससे पहले तो आप डेफिनेशन लिखिए, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, इसकी डेफिनेशन लिखवा ही देता हूँ बोल के। तो आप क्या लिखोगे अभी ऑनलाइन में? देखो, इसकी डेफिनेशन लिखो,
परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। एक और डेफिनेशन लिखो अथवा नेक्स्ट और करके कि वे सभी संख्याएं जिनका कुछ ना कुछ वास्तविक मान हो, वे सभी संख्याएं जिनका कुछ ना कुछ वास्तविक मान हो या वे सभी संख्याएं जिन्हें वास्तविक रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। वास्तविक संख्याएं कहलाती है। उतार लीजिए इसे। इसके बाद अपना नेक्स्ट है उतार लिया।
नेक्स्ट हेडिंग डालो अंतराल। इंटरवल्स। इंटरवल्स इसमें लिखो यदि ए तथा बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, संख्या है जहां a इज लेस देन टू b। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि दो कोई वास्तविक संख्याएं हैं a और b, जहां पर a छोटा है b से। तभी देखिए अंतराल इंटरवल्स होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से? नंबर 1 संवृत अंतराल। क्लोज्ड इंटरवल। संवृत अंतराल क्या होता है? मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। मान लेते हैं ए कोई एक समुच्चय है ए जो कि उप समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का। मतलब अपन ने मान लेते हैं कि कोई एक सेट है ए जो कि सबसेट है आर का। अब ये ए संवृत अंतराल कहलाता है। मतलब संवृत अंतराल क्या कहलाएगा? क्या होगा? एक सेट होगा। संवृत अंतराल एक सेट होगा जो कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा। और ये सेट ए संवृत अंतराल कब होगा? इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, संवृत अंतराल वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय अपन मान लेते हैं कोई एक सेट ए। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय ए संवृत अंतराल कहलाता है। यदि जो कंडीशन तो हमको दी हुई है कि a इज लेस देन टू b, ये तो अपन को फॉलो करनी ही है। यदि a कोई एक सेट ले लिया a, इसके अंदर
वे सभी रियल नंबर्स हो, वे सभी रियल नंबर्स हो। ए क्या है? उपसमुच्चय है आर का। ए क्या है? उपसमुच्चय है आर का। इसका मतलब ए के अंदर भी आने वाले सभी नंबर क्या होंगे? रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है। इस ए संवृत अंतराल कहलाएगा यदि ए के अंदर वे सभी रियल नंबर्स मौजूद हों जो ए से बड़े या फिर बराबर तथा बी से छोटे या फिर उसके बराबर हो। समझ में आई बात? वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय ए। ठीक है। ए क्या है? वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय आप लोग लास्ट ईयर पढ़ के आ चुके हो, काफी पढ़ाया है आप लोगों के, सेट सबसेट वगैरह। ए संवृत अंतराल कहलाता है यदि ए के अंदर वे सभी रियल नंबर्स विद्यमान हो जो ए से बड़े या फिर ए के बराबर हो तथा बी से छोटे या फिर उसके बराबर हो, तो वो सेट, ये सेट क्या कहलाता है? अंतराल। कौन सा अंतराल? संवृत अंतराल। इसके बाद आप लिखिए तथा इसे संवृत अंतराल को अपन इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, ये बड़े ब्रैकेट से। तथा संवृत अंतराल को संवृत अंतराल को क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये क्या है? क्लोज इंटरवल, संवृत अंतराल ए टू बी द्वारा निरूपित व्यक्त करते हैं। समझ में आ गई बात? कोई भी एक सेट मान लें आप, एग्जांपल देखिए। अब ए क्या है? इसको अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया है? ए को क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्यों किया है? क्योंकि इसके अंदर सारे रियल नंबर ए से बड़े या फिर उसके बराबर हैं तथा बी से छोटे या फिर उसके बराबर है, इसलिए अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया है क्लोज इंटरवल ए टू बी से। ठीक है। अब अपन मान लो कोई दूसरा सेट लेते हैं, एग्जांपल के लिए कोई एक सेट ले लिया बी, जो कि सबसेट है आर का। ठीक है। ये कंडीशन हो गई एग्जांपल के अंदर कि बी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है तथा बी आप कोई भी एक सेट ले लेते हो 2 and 5, बी ये हो गया। इसको आप बोलोगे संवृत अंतराल, क्योंकि आपको ये दिया ही हुआ है क्लोज इंटरवल 2 to 5, 2 से 5 तक। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है जो कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है तथा इसके अंदर वे सभी नंबर आ रहे हैं जो 2 से बड़े तथा 5 से छोटे एवं 2 और 5 भी उस सेट के अंदर शामिल है, विद्यमान। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? रियल नंबर पे, रियल लाइन पे। मान लो आपकी ये क्या है? कोई एक रियल लाइन है। ठीक है। ये हो गया आपका मान लो 0। क्लियर? आपका मान लो कहीं पे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 5 है, तो क्लोज इंटरवल को आप यहाँ पर दिखाओगे कि इस सेट के अंदर ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। इस क्लोज इंटरवल के अंदर 2 से बड़े, 2 भी शामिल है, ठीक है ना? 2 से बड़े और 2 और 2 से बड़े तथा 5 और 5 से छोटे सभी अवयव इस सेट के अंदर विद्यमान है। क्लियर है बात? रियल लाइन पर भी आपको रिप्रेजेंट करना बता दिया कि 2 से बड़े, 2 के बराबर, 5 से छोटे और 5 के बराबर,
2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद है। क्लियर है बात? इंटरवल का मतलब यही है कि लगातार 2 के बाद और 5 से पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं वो इस सेट के अंदर विद्यमान है। कॉन्टिन्यूसली यदि इसी सेट के अंदर नंबर विद्यमान है तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल से। इसका मतलब क्लियर है? तो यहाँ पर ये सभी एलिमेंट हैं, ये सभी इसके अंदर विद्यमान हैं। अच्छा, तो मैं इस इंटरवल को आपको बना करके बताऊं तो आपसे पूछूं कितने नंबर हैं इसके अंदर, इस सेट के अंदर कितने नंबर हैं, तो आप ये नहीं बताओगे कि 2 और 5, 2 ही नंबर है। इसके अंदर नंबर्स हैं इनफाइनाइट्स, इतने नंबर हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते। आप कोई भी, चलो अभी तो ये क्या है कि सिलेबस आपका थोड़ा चेंज है, उसकी वजह से चैप्टर 1 और 2 को आपको नहीं पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 आपको पढ़ाएंगे सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। तो उसकी यदि आप 1 और 2 चैप्टर को पढ़ाते तो उसमें आपको पता चलता कोई भी 2 परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई भी आप छोटी से छोटी 2 परिमेय संख्या ले लो, 1 और 2, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये चीज़ें अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंटरवल्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। एक ही केस में इसके अंदर एक नंबर होगा, कब? यदि ए और बी बराबर हो जाएं, यदि ए और बी दोनों बराबर हो जाएं तब जाकर के इस सेट के अंदर केवल एक ही नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? मान लो आप कोई एक सेट लेते हो, सी कोई सबसेट है आर का, जहां पर सी को आपने रिप्रेजेंट किया है 3,3 से, क्लोज इंटरवल दे दिया, ठीक है। इसके अंदर 3 तो मौजूद है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि इसके अंदर वे सभी एक्स आ रहे हैं जो 3 से बड़े या फिर उसके बराबर, 3 से छोटे या फिर उसके बराबर। बराबर का मतलब उस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 3। ये क्लियर है बात? इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेट के अंदर सिर्फ है, सेट की फॉर्म में सिर्फ एक एलिमेंट है 3, लेकिन अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते नहीं है। यदि बाई चांस आपके मन में आ रहा हो ख्याल कि ऐसा हो तो क्या होगा, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 3। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये बात क्लियर है? देखिए, यदि इनमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हो, वापस बता देंगे और एक्सपेंड करके इनको और विस्तार से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट है आपका विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको उतार लीजिए ऐसे कि ऐसे। चलो नेक्स्ट लिखिए विवृत अंतराल। विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल। ये सवृत की जगह आपको कर देना है विवृत और क्लोज की जगह आपको कर देना है ओपन। ओपन इंटरवल नाम से ही पता चल रहा है ओपन है, मतलब साइड के जो एलिमेंट हैं वो इस सेट के अंदर विद्यमान नहीं होंगे। समझ में आ गया? इंटरवल क्या होते हैं? ये इंटरवल होते हैं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। कब होते हैं? कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन यदि फॉलो कर जाता है तो वो इंटरवल कहलाता है। अब देखिए विवृत अंतराल,
वास्तविक संख्याओं का कोई उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं का कोई उपसमुच्चय ए विवृत अंतराल कहलाता है यदि उस सेट के अंदर वे सभी रियल नंबर्स, यहाँ पर देखिए यहीं से आप ध्यान लगाकर पढ़ोगे डेफिनेशन को, तभी आपको पता चलेगा कि x क्या है, एक रियल नंबर है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको सोचना है, यही रियल का फंडा है, ठीक है। रियल में आप जितना सोचोगे उतने ही नए नए कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आएंगे। ए विवृत अंतराल कहलाता है यदि ए के अंदर वे सभी रियल नंबर्स मौजूद हो जो ए से बड़े तथा बी से छोटे हों। मतलब यहाँ पर जो इक्वल वाला साइन है वो हट जाएगा। इसका मतलब इस सेट के अंदर ए विद्यमान नहीं है, बी विद्यमान नहीं है, ए से जस्ट बड़े, ए से आप जस्ट कितना भी बड़ा हो, मतलब ए और ए से जो जस्ट अगला नंबर है उनके बीच में कितना छोटा भी डिफरेंस हो, वो अगला नंबर इस सेट के अंदर विद्यमान होगा। क्लियर है बात। इसी प्रकार बी से जस्ट छोटा नंबर इस सेट के अंदर विद्यमान होगा। और विवृत अंतराल को आप रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पर, इसको साइन चेंज करना है आपको, ये जो है ओपन हो जाएगा। ओपन का साइन होता है ये वाला छोटा वाला पोस्टर। इसका मतलब क्या हो गया है, जहां भी आपको ये दिख गया इसका मतलब आप कहोगे कि ए से जस्ट बड़े सारे नंबर, बी से जस्ट छोटे सारे नंबर इस सेट के अंदर विद्यमान है। इसी को आप लिखना चाहो तो ए से आप लिखोगे कैसे, कोई भी दो नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर रेशनल और इनफाइनाइट नंबर इरेशनल है, तो इन दो इसको सेट की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे। तो उस सेट की फॉर्म को और आगे शॉर्ट करके अंतराल बना दिए, ठीक है ना। ये इंटरवल हो गया, ए से जस्ट आगे और बी से जस्ट पहले सभी नंबर इस ओपन इंटरवल के अंदर विद्यमान होंगे। इसे ओपन इंटरवल ए टू बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और आप एग्जाम्पल के अंदर भी ले सकते हो, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ओपन इंटरवल 3 to 7, ये आपने बना लिया ओपन इंटरवल 3 to 7। इसका मतलब क्या है, रियल लाइन पर भी आप देखना चाहो, इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर कहीं आपका 3 है, यहाँ पर आपका 7 है, ठीक है। तो इस साइन का मतलब है कि ये 3 से जस्ट आगे, इसका मतलब 3 या इस सेट के अंदर नहीं है। 3 से जस्ट आगे वाला नंबर और 7 से जस्ट पहले वाला नंबर इस सेट के अंदर विद्यमान है। क्लियर है बात। ये उतार लीजिए। यदि आप ऐसे लिख देते हो कि कोई एक सेट ले लिया सी जो कि सबसेट है आर का, ठीक है, और आप लिख देते हो 3 ओपन इंटरवल 3 to 3। इसका मतलब क्या है, एम्प्टी। क्लियर दिख रहा है क्या हो गया ये, एम्प्टी, क्योंकि 3 से जस्ट बड़ा और 3 से जस्ट छोटा कोई नंबर नहीं है। यदि बराबर में होता तो वो 3 आ जाता, जैसे कि अपन ने क्लोज में देखा था। तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये उतार लो यहाँ तक।
इसके बाद है अर्ध विवृत अंतराल, सेमी ओपन इंटरवल, SEMI, सेमी ओपन इंटरवल। इसके अंदर भी लिख दीजिए वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय कैपिटल A अर्धविवृत अंतराल कहलाता है यदि अर्धविवृत का मतलब है कि राइट साइड से ओपन एंड लेफ्ट साइड से क्लोज। अर्धविवृत इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड से इसको रखना है आपको ओपन। राइट साइड से आप ओपन रखोगे। ओपन रखने के लिए यहाँ पर क्या होगा, लेस देन का साइन। और क्लोज करने के लिए क्लोज कब होगा, जब ए भी इसके अंदर शामिल होगा। शामिल कब होगा, जब आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दोगे। ठीक है, बन गया क्या, ये हो गया अर्धविवृत। वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय कैपिटल ए। आप खुद से कर सकते हो। अर्धविवृत अंतराल कहलाता है यदि इसके अंदर वे सभी एलिमेंट मौजूद हो, वे सभी रियल नंबर मौजूद हो जो ए से बड़े या फिर उसके बराबर तथा बी से छोटे या छोटे हो। ठीक है, इसे विवृत अंतराल, इसे इसे नहीं आएगा यहाँ पर। तथा विवृत अंतराल को ओपन इंटरवल A2 B द्वारा व्यक्त करते हैं और अर्ध विवृत अंतराल को ओपन। अच्छा, तो ये देख करके आप बता सकते हो ना कि राइट से तो क्या होगा, क्लोज। क्लोज को आप कैसे साइन से बनाते हो, इस साइन से। और राइट से ओपन विवृत द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर भी आप यही एग्जांपल ले लीजिए। राइट से इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये क्लोज हो गया। इसी प्रकार अब आपको लिखना है घर पर। इसको देख करके आप खुद से लिख सकते हो कि अर्ध संवृत अंतराल। मैं नहीं लिखवा रहा। ठीक है, आपको खुद को ही इंटरचेंज करना है इसके अंदर। अर्ध संवृत अंतराल, सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय कैपिटल ए अर्ध संवृत अंतराल कहलाता है यदि वो क्या हो, अर्ध संवृत। संवृत मतलब राइट साइड से क्लोज। राइट साइड से क्या हो, संवृत हो। राइट साइड से क्लोज हो। क्लोज का साइन मतलब उसके अंदर बी भी मौजूद हो। तो मतलब राइट साइड से क्लोज होगा तो वो लेफ्ट साइड से ओपन होगा। तो यहाँ से ये वाला साइन हट जाएगा और ये वाला आपको लिखना है। ठीक है ना। और जब आप अर्धविवृत अर्ध संवृत करते हो तो राइट से आपको क्लोज करना है, लेफ्ट से ओपन करना है। यही सेम डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, अर्ध संवृत अर्धविवृत की आपको लिखना है। अर्ध संवृत का मतलब राइट से आपको करना है क्लोज। संवृत का मतलब संवृत है तो क्लोज और विवृत है तो ओपन। किधर का साइड करना है, राइट साइड में। ये हो गया अपना। कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे अगला पार्ट। ठीक है, थैंक यू।